हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा द जीएस वर्ल्ड। प्राचीन भारत में हम गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट सेशन तक हमने गुप्तों की पूरी वंशावली को कवर कर लिया है। आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, गुप्त काल से संबंधित दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम गुप्तकालीन कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी आज की क्लास में हम गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था के विषय में, इसके साथ साथ गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति का स्वरूप कैसा था इसके बारे में भी जानेंगे। भूराजस्व व्यवस्था का स्वरूप कैसा था इसके बारे में भी जानेंगे। गुप्त काल में कौन कौन सा प्रमुख साहित्य लिखा गया इसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले बात करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन के विषय में। अगर गुप्तकालीन प्रशासन के विषय में बात करें तो प्रशासन का जो सबसे ऊपर की श्रेणी में जो चीज़ रखी जाती थी वो खुद राजा था और उसका साम्राज्य था। साम्राज्य जो था राजा का वो प्रांतों में बटा होता था। प्रांतों को ही क्या कहा जाता था? देश या भुक्ति के नाम से जाना जाता था। प्रांतों का जो मुखिया होता था, प्रांतों का मुखिया जो होता था उसे उपरिक कहा जाता था। साम्राज्य प्रांत में विभक्त हो गए, फिर प्रांत को जिले में बांटा जाता था और जिले को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। ठीक है, प्रांत को जिले में विभक्त किया जाता था, जिले को ही विषय कहा जाता था। फिर कई सारे जिले हो जाते थे, उन जिलों को, प्रत्येक जिले को तहसील में विभाजित किया जाता था और तहसील को क्या बोला जाता था? वीथी के नाम से जाना जाता था। फिर तहसील का विभाजन पेठ में होता था और पेठ का विभाजन सबसे अंत में किस में होता था? ग्राम में। यानी गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। गुप्तकालीन प्रशासन से संबंधित कुछ प्रमुख बातों के बारे में नज़र डालते हैं। शासन का जो केंद्र बिंदु होता था, शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था और गुप्त काल के जो राजा थे वो कई प्रकार की उपाधियां धारण किया करते थे। जैसे गुप्त काल में सर्वाधिक जो उपाधियां देखने को मिली हैं वो हैं महाराजाधिराज और परम भट्टारक। ठीक है, गुप्त काल के जो शासक हुआ करते थे वे महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण किया करते थे। गुप्त काल में जो मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। कभी कभी परीक्षाओं में मंत्रिपरिषद यानी मंत्रियों के जो पद होते थे उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण एवं प्रमुख मंत्री पदों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दंडपाशिक गुप्त काल में क्या था? यानी पुलिस विभाग का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहा जाता था। इसके अलावा पुलिस विभाग के जो अन्य निम्न कर्मचारी होते थे, यानी प्रमुख अधिकारी के अलावा अन्य सामान्य जो कर्मचारी होते थे उन्हें चाट एवं भाट के नाम से जाना जाता था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों के जो विशिष्ट वर्ग होते थे, राज्य के उच्च पदाधिकारियों का जो विशिष्ट वर्ग हुआ करता था उसे कुमारामात्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महामंडाधिकृत किसे कहते थे? जो राजकोष का प्रमुख होता था। राज्य का जितना भी धन संपदा जो होती थी उसका जो मुखिया होता था, उस विभाग को जो संभालता था, राजकोष विभाग को, उसे महामंडाधिकृत कहा जाता था। दान विभाग के प्रमुख को अग्रहारिक के नाम से जाना जाता था। वहीं नगर के प्रधान अधिकारी को पुरपाल कहा करते थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मंत्री पद थे गुप्त काल के। इसके साथ साथ एक और प्रमुख परिवर्तन देखने को मिलता है गुप्त काल में कि दीवानी एवं फौजदारी जो कानून थे, दीवानी एवं फौजदारी कानून थे, इन्हें गुप्त काल में ही सबसे अच्छी तरह परिभाषित एवं पृथक करके जो है देखा गया। हालांकि दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के बारे में आप मौर्य काल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर इनके जो अधीनस्थ मामले थे, दीवानी मामले कौन से होंगे, फौजदारी मामले कौन से होंगे, इनके कानून किस तरीके के होंगे, इनको पृथक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से परिभाषित नहीं किया गया था मौर्य काल में। गुप्त काल तक आते आते दीवानी एवं फौजदारी कानूनों को अच्छी तरह से परिभाषित करके बिल्कुल पृथक पृथक कर दिया गया था। ठीक है, वहीं इस काल में, गुप्त काल में, न्यायाधीश को महादंडनायक, दंडनायक या सर्वदंडनायक के नाम से जाना जाता था। इनके अलावा कुछ छोटी संस्थाएं भी थीं जो कि न्याय करने का कार्य किया करती थीं स्थानीय स्तर पर। ऐसी ही दो संस्थाओं के नाम देखने को मिलते हैं, पूग एवं कुल। ठीक है,
पूग एवं कुल नामक दो संस्थाओं का उल्लेख गुप्त काल में देखने को मिलता है। पूग जो संस्था थी वो नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति हुआ करती थी और इन जातियों से संबंधित जितने भी मामले होते थे उन्हें यह स्थानीय स्तर पर ही उनका निपटारा किया करती थी, उनका समाधान किया करती थी। जबकि कुल जो था वह समान परिवार के सदस्यों की समिति थी, यानी एक ही परिवार के सदस्यों के बीच में जब कोई मतभेद हो जाता था, कोई भी ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाता था, उसका निपटारा करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए कुल नामक संस्था जो है वो जानी जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के विषय में। गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था किस तरीके की थी। समाज जैसा कि प्राचीन काल से चला आ रहा था, समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दंड व्यवस्था जो थी वो वर्ण पर आधारित थी। ठीक है, वर्ण पर आधारित का दंड व्यवस्था का उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो यहाँ से ये देखने को मिलता है कि गुप्त काल में ब्राह्मण अगर चोरी करता था तो उसका अपराध सर्वाधिक माना जाता था, जबकि वही चोरी का जो अपराध है यदि शूद्र के द्वारा किया जाए तो उसका अपराध कम माना जाता था। ठीक है, ब्राह्मण अगर चोरी किए तो उसका अपराध जो है बहुत ही घनघोर अपराध माना जाता था, शूद्र के द्वारा अगर चोरी कर ली जाए तो उसका अपराध कम माना जाता था। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, गुप्त काल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो शूद्रों की स्थिति है उसमें सुधार होने लगता है। ठीक है, क्योंकि इनको दंड कम दिया जाता था। इसके साथ साथ जो व्यापार का कार्य था वो वैश्य पूरी तरीके से संभाले हुए थे। मौर्योत्तर काल में भी जो व्यापारिक और वाणिज्य की व्यवस्था देखने को मिलती है वो गुप्त काल में भी वही व्यवस्था देखने को मिलती है कि वैश्यों का प्रमुख कार्य क्या था, व्यापार करना, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित जितने भी गतिविधियां होती थी वो वैश्य ही देखते थे। लेकिन मौर्योत्तर काल के बाद में गुप्त काल तक आते आते ऐसी व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है कि जो व्यापार का कार्य था वो वैश्यों के अलावा अन्य जातियां भी करने लग गई थी, जिसमें से शूद्र सर्वप्रमुख थे। तो कहीं ना कहीं वैश्यों और शूद्रों के बीच का जो अंतर था वो गुप्त काल में, मौर्योत्तर काल से लेकर के गुप्त काल में कम देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में वाणिज्य को भी शूद्रों का कर्तव्य माने जाने लगा। ठीक है, गुप्त काल में जो वाणिज्य और व्यापार का कार्य था वो शूद्र भी करने लगे और इस कार्य को शूद्रों का भी कर्तव्य माने जाने लगा। इसमें क्या होता है कि व्यापार में गिरावट होती है। ठीक है, व्यापार में गिरावट होती है तो इससे जो समाज का तीसरा वर्ग था, वैश्य वर्ग, उसको नुकसान होता है। वहीं दंड विधान में शूद्रों को थोड़ी सी रियायत मिलने लगी थी, दंड विधान में कमी, और इससे शूद्रों की स्थिति में सुधार होता है। ठीक है, और ये शूद्र जो थे ये व्यापार एवं वाणिज्य का कार्य भी प्रारंभ करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो सामाजिक स्थिति है वो गुप्त काल में एक जैसी दिखाई देती है, एक जैसी देखने को मिलती है। वैश्यों और शूद्रों की सामाजिक स्थिति गुप्त काल में एक जैसी देखने को मिलती है। दास प्रथा, गुप्त काल में दास प्रथा में शिथिलता देखने को मिलती है, दास प्रथा में कमी देखने को मिलती है और इसका सर्व प्रमुख कारण माना जा सकता है कि 6वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, सामंतवाद के उदय के लक्षण गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सामंतवाद के उदय के कारण क्या होता है कि जो भूमि के जो भूखंड थे वो काफ़ी बड़े बड़े भूखंड थे, एक व्यक्ति के हिस्से में बहुत सारी भूमि होती थी, तो भूमि का विभाजन जो है होने लगा। ठीक है, भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई। सामंत जो थे गुप्त काल में, इनका प्रमुख कार्य क्या था, ये इनको हम कह सकते हैं कि राजा और जो सामान्य व्यक्ति होता था, किसान होता था, कृषक होता था, उसके बीच की एक कड़ी के रूप में सामंत कार्य करते थे। ठीक है, डायरेक्टली जो राजा होता था वो किसानों से कर वगैरह आदि का जो है संग्रहण नहीं करता था, इसका कार्य सामंत किया करते थे। कालांतर में इनकी स्थिति और मजबूत होती है। राजाओं के द्वारा इनको जो है भूखंड प्रदान किए जाते थे सामंतों को, और धीरे धीरे यह व्यवस्था अत्यधिक प्रचलन में आने लगती है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, भूमि का विखंडन होता चला जाता है, भूमि छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। जब भूमि का जो विभाजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया तो आप जानते हैं एक बड़े भूखंड की अपेक्षा एक छोटे भूखंड पर जहाँ खेती की जा रही है वहाँ पर मजदूरों की संख्या या दासों की संख्या जो है कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो पहले अधिक शूद्र दास या मजदूर रखे जाते थे खेती पे काम करने के लिए, तो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन के कारण अधिक शूद्र दास या मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं रही। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दास प्रथा में शिथिलता आई। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों का विवाह अल्पायु में होने लगा था। इसके साथ साथ पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन भी गुप्त काल में देखने को मिलता है।
अल्पायु में विवाह के कारण, पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों की शिक्षा पर भी कुप्रभाव पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी अलग है कि गुप्त काल में ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की शिक्षा पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। ये जो कुप्रभाव पड़ा था ये सामान्य वर्ग की जो स्त्रियां थीं, बिल्कुल जो नॉर्मल एक कह सकते हैं मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां थीं, उनकी शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ा था। इसके साथ साथ जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थीं उनको लगातार शिक्षा दी जाती थी, वो सुशिक्षित थीं और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। विधवाओं की स्थिति गुप्त काल में दयनीय हो जाती है। विधवाओं को सफ़ेद वस्त्र धारण करके रहना पड़ता था, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन इनको करना पड़ता था। ऐसे नियम गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्त्रियों के प्रति इस यहाँ पर एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है कि प्राचीन काल से पिता की संपत्ति में या पति की संपत्ति में स्त्री को हिस्सा नहीं दिया जाता था। ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ पे दिया जाने लगा था गुप्त काल में, और ये जो जानकारी हमको मिलती है ये याज्ञवल्क्य स्मृति से देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन भूराजस्व व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। भूराजस्व व्यवस्था की दर पूरे गुप्तकाल में लगभग 1/6 से 1/4 भाग तक रही थी। उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक राजा लेता था। ठीक है, और भी कुछ प्रमुख कर प्रचलित थे। वो कौन कौन से थे? भोग कर। भोग कर किसे कहा जाता था? यह राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली खाद्य सामग्री के रूप में भेंट थी। ठीक है, ये ज़बरदस्ती नहीं था, किसी पर जो है फोर्सली इसको नहीं लिया जाता था, किसी पर दबाव डाल के भोग नामक कर को नहीं लिया जाता था। ये जो प्रजा होती थी राजा की, उसकी स्वेच्छा थी, उसकी खुद की इच्छा थी। वो राजा को खाने पीने की सामग्रियाँ जैसे कुछ भी जो भी लोग होते थे, प्रजा के लोग होते थे, वो अपने खेतों में सब्जी उगाते थे या कोई भी खाने पीने का सामान उगाते थे, तो राजा के प्रतिदिन के भोजन के लिए वो उसे भेंट स्वरूप राजा को देने जाते थे। इसे भोग कर के नाम से जाना जाता था। उद्रंग कर एक देखने को मिलता है, ये स्थायी काश्तकारों से लिया जाता था, जो कि स्थायी रूप से किसान होते थे, स्थायी रूप से एक ही भूखंड पर खेती करते थे, उनसे उद्रंग नामक कर लिया जाता था। ठीक है, एक उपर कर भी देखने को मिलता है। ऊपर कर जो लिया जाता था वो अस्थायी किसानों से लिया जाता था। ठीक है, उद्रंग कर स्थायी काश्तकारों से और ऊपरी कर जो लिया जाता था वो अस्थायी किसानों से लिया जाता था। हिरण्य कर जो था ये नगद कर के रूप में जाना जाता था। इसमें जो है मुद्रा के रूप में जो है कर दिया जाता था, वो होता था हिरण्य कर। मेय कर जो था ये अन्न के रूप में दिया जाता था। ठीक है, ये ऑप्शनल था कि इसमें अगर आपके पास जो है मुद्रा नहीं है तो आप अन्न के रूप में भी कर को जो है अदा कर सकते हैं, इसे मेय कहा जाता था। विष्टि और बलि ये सर्वाधिक परीक्षा में पूछे जाने वाले टर्म्स हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे विष्टि और बलि ये परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाने वाले टर्म हैं। विष्टि कहते थे बेगार या निःशुल्क श्रम को, जब मजदूरों से या दासों से खेतों में या ज़मीन पर कार्य कराया जाता था और उसके बदले में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं किया जाता था, कोई भी धन नहीं दिया जाता था, उसे विष्टि कहते थे। विष्टि यानी आप नॉर्मली समझ सकते हैं बेगार करना किसी की, या फिर निःशुल्क श्रम, बिना पैसे के कार्य करना। ठीक है, वहीं बलि जो था वो धार्मिक कर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, एक कर और था अवलाक। अवलाक कर किससे संबंधित था? जब युद्ध की स्थिति होती थी या युद्धकाल होता था तो प्रजा के द्वारा सेना के लिए, ठीक है, सेना के जो भी सैनिक होते थे उनके लिए खाद्य सामग्री का प्रबंध अवलाक कर के तहत किया जाता था। गुप्त काल में भूमि के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी मिलती है और इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। जैसे जो भूमि कभी जोती नहीं जाती थी, यानी जो ऊसर भूमि होती थी, उसे क्या कहा जाता था? सिल के नाम से जाना जाता था। वहीं खेती के लिए उपयुक्त भूमि, ऐसी भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त हो, जिस पर खेती की जा सकती हो, उसे क्षेत्र कहा जाता था। चारागाह भूमि को गोचर कहा जाता था। ठीक है, जहाँ पर पशुओं के लिए चारा वगैरह जो है अवेलेबल रहता था, घास वगैरह जो है वहाँ पर देखने को मिलती थी, उसे चारागाह भूमि कहते थे और इसे गुप्त काल में गोचर के नाम से जाना जाता था। अर्धखिल और खिल ये भी भूमि के दो प्रकार गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। अर्धखिल वह भूमि थी जिस भूमि पर एक वर्ष से कोई भी किसी भी प्रकार की खेती ना की गई हो, उसे अर्धखिल भूमि कहा जाता था। वहीं ऐसी भूमि जिस पर 3 वर्ष से अधिक समय तक खेती ना की गई हो, उसे खिल कहा जाता था। ठीक है, तो अर्धखिल और खिल समझ में आ गया होगा आपकी में।
कंकरीली जमीन, यहाँ कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते थे, इस टाइप की जो ज़मीन होती थी उसे शर्करा कहा जाता था। रेतीली ज़मीन को शर्कावती कहा जाता था। वहीं ये जो टर्म है आगे वाला अग्रहार, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये प्रश्न कई साल से पूछा जा रहा है सिविल सर्विसेज में। अग्रहार भूमि का प्रकार कैसा था, यानी किस भूमि को अग्रहार भूमि कहा जाता था गुप्त काल में? तो यह ऐसी भूमि थी जो ब्राह्मणों को दी जाती थी और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, यानी ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि अग्रहार कहलाती थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके भूमि के प्रकार। अब भूमि मापने की इकाइयाँ कौन कौन सी प्रचलित थी गुप्त काल में? तो इकाइयों के नाम है निवर्तन, पाटक, नड़, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नड़, क्योंकि ये 6 हाथ का डंडा हुआ करता था, 6 हाथ का डंडा हुआ करता था, इसे नड़ कहते थे। इसके साथ साथ कुल्यावाप, द्रोणवाप, आड़वाप, ये जो है भूमि मापन की इकाइयाँ गुप्त काल में प्रचलित थीं। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। गुप्तों का वैसे तो शासकीय जो धर्म था, राजकीय धर्म था, वो वैष्णव धर्म था। ज़्यादातर गुप्त शासक वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वे अन्य धर्मों के प्रति जो है अपनी भावना गलत रखते थे। गुप्त शासक वैष्णव धर्म को फॉलो करने के साथ साथ में अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का व्यवहार करते थे, यानी अन्य धर्मों को भी गुप्त काल में संरक्षण दिया गया था। गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था, ठीक है, और वे परम भागवत की उपाधियां धारण करते थे। गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु के वामनावतार का उल्लेख है, ठीक है, विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है, और इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुप्त जो थे, गुप्त काल के शासक जो थे, वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके साथ साथ गुप्त काल का विष्णु का जो सबसे लोकप्रिय अवतार माना जाता है वो वाराह अवतार माना जाता है, और वाराह अवतार की जानकारी हमें गुप्त काल के उदयगिरी गुहा लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसने विष्णुपद पर्वत पर गरुड़ध्वज की स्थापना की थी। गरुड़ध्वज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर। ये तो हो गया गुप्तों का राजकीय धर्म जो कि वैष्णव धर्म था। इसके साथ साथ शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में भी गुप्त काल से जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। गुप्त काल में शैव धर्म भी एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में देखा गया, ठीक है, और एक स्थान है करमदंडा जो फैजाबाद आधुनिक अयोध्या के आसपास पड़ता है। यहाँ से चतुर्मुखी शिवलिंग की प्राप्ति होती है, और ये इस बात के प्रमाण हैं कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म भी प्रचलन में था। इसके साथ साथ अर्धनारीश्वर रूप में शिव की कल्पना जो है गुप्त काल में की गई। शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखाया गया है, और इसका शैव धर्म के प्रचलन का एक प्रमाण यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कुमारगुप्त जो था, कुमारगुप्त ने मयूर की आकृति के सिक्के चलाए थे। ठीक है, कुमारगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे वो मयूर की आकृति के सिक्के चलाए थे, और मयूर कार्तिकेय का वाहन माना जाता है, और कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? शिव जी के पुत्र हैं। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, और कार्तिकेय का वाहन मयूर है, और कुमारगुप्त जो कि गुप्त शासक था उसने मयूर की आकृति के सिक्के चलाए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि गुप्त काल में शैव धर्म भी प्रचलन में था। वहीं स्कंदगुप्त ने बैल की आकृति के सिक्के चलाए थे, और आप जानते हैं, आपने शिव जी की मूर्ति देखी होगी, शिव जी की तस्वीर देखी होगी, वहाँ पर जो शिव जी का जो बैल है, जैसे नंदी के रूप में जाना जाता है धार्मिक दृष्टि से, उसकी भी आपने जो है इमेज वहाँ पे देखी होगी। तो स्कंदगुप्त ने बैल की आकृति के सिक्के चलाए थे, तो ये भी कहीं ना कहीं संकेत देता है कि गुप्त काल में शैव धर्म भी प्रचलन में था। इसके साथ साथ गुप्त काल में बौद्ध धर्म भी उन्नत अवस्था में था। कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र माने गए हैं गुप्त काल में, और इनका वर्णन किसने किया है? फायान ने किया है। ठीक है, चीनी यात्री फायान के अनुसार गुप्त काल में कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब, ये जो स्थान थे ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इसके साथ साथ कुमारगुप्त ने नालंदा में एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना भी कराई थी। इससे भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुप्त काल में वैष्णव और शैव धर्म के साथ साथ में बौद्ध धर्म की भी स्थिति ठीक ठाक रही होगी। जैन धर्म की भी स्थिति ठीक ठाक थी, क्योंकि गुप्त काल में जैन ग्रंथों पर भाष्य एवं टीकाएं लिखी गई हैं। जैन ग्रंथों पर भाष्य एवं टीकाएं लिखी गई हैं, तो इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपर्युक्त तीनों धर्मों के साथ वैष्णव, शैव और बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म की भी उपस्थिति गुप्त काल में दर्ज की जाती है।
अब गुप्तकालीन आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गुप्त काल में ही यह माना जाता है कि मंदिर निर्माण की कला जो थी, मंदिर निर्माण करने की जो शैली थी, उसका जन्म गुप्त काल में ही किया गया था। और गुप्त काल में जो मंदिरों की शैली थी, मंदिर निर्माण की जो शैली थी, वो सर्वाधिक मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं, वो नागर शैली में देखने को मिलते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक मंदिर नागर शैली में देखने को मिलते हैं। पहले प्रारंभ में जब मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था तो ज़्यादातर मंदिरों की छतें जो होती थी वो सपाट हुआ करती थी, बिल्कुल सपाट हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इस गुप्त काल में जो चोटी युक्त मंदिर होते हैं, चोटी युक्त मंदिर होते हैं, इनका निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण गर्भगृह के साथ हुआ, जिसमें देवताओं की मूर्ति की स्थापना की जाती थी। अब कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करते हैं। गुप्तकालीन कौन कौन से मंदिर प्रमुख हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि गुप्त काल में देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ये गुप्त काल का सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। इसकी अवस्थिति झांसी में देखने को मिलती है। झांसी जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। गुप्त काल का यह सर्वोत्कृष्ट मंदिर है और इस मंदिर में सबसे पहले यह माना जाता है कि शिखर जो बनाए गए थे बाद में गुप्त काल में, पहले छतें सपाट हुआ करती थी, बाद में शिखर वाले मंदिर जो है बनाए गए थे। तो मंदिर निर्माण में शिखर का सबसे पहला उदाहरण जो देखने को मिलता है वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में ही देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीतरगांव मंदिर जो है ये कानपुर में पड़ता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ साथ एक मंदिर और है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, भीतरगांव मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये दोनों केवल ईंटों से बनाए गए हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में ऐसे कौन से मंदिर थे जो केवल ईंटों से बने, इसके अलावा इसमें कोई सामग्री नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो भीतरगांव मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये दोनों केवल ईंटों से बने हैं। इसके अलावा नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि भूमराव का शिव मंदिर ये कहाँ पड़ता है, ये नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पड़ता है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। उदयगिरी का विष्णु मंदिर कहाँ पड़ता है, ये विदिशा में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है ये भी। ठीक है, और ये सभी मंदिर किस काल से संबंधित हैं, ये सभी मंदिर गुप्त काल से ही संबंधित हैं। गुप्त काल के बौद्ध स्तूप जो थे, ठीक है, गुप्त काल के बौद्ध स्तूपों में सबसे प्रमुख बौद्ध स्तूप माना जाता है सारनाथ का धमेक स्तूप। और ये प्रमुख क्यों माना जाता है, इसकी क्या विशेषता है? क्योंकि जो पहले बौद्ध स्तूप बनाए गए थे उनका जो आधार होता था वो चौकोर होता था। ठीक है, आधार कैसा होता था, चौकोर होता था, और उसके ऊपर फिर जो स्तूप बनाया जाता था वो गोलाकार जो है आकृति में बनाया जाता था। लेकिन सारनाथ का जो धमेक स्तूप है इसका आधार चौकोर न होकर के गोलाकार है और यह धरातल पर निर्मित है, यानी चबूतरा इसमें नहीं है। पहले बौद्ध स्तूप जो बौद्ध काल में देखने को मिले थे उनमें क्या होता था, पहले एक चबूतरा बनाया जाता था जो चौकोर होता था और उस चौकोर चबूतरे के ऊपर स्तूप का निर्माण किया जाता था। लेकिन सारनाथ का धमेक स्तूप इससे बिल्कुल अलग है। पहली बात तो ये किसी चबूतरे पर निर्मित नहीं है, ये धरातल पर निर्मित है और इसका आधार जो है वो चौकोर न होकर कैसा है, गोलाकार है। ठीक है, तो गुप्त काल के बौद्ध स्तूपों में सबसे प्रमुख है सारनाथ का धमेक स्तूप। गुहा मंदिरों के बारे में बात करते हैं। गुहा मंदिर गुप्त काल में दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक हैं ब्राह्मण गुहा मंदिर, दूसरे हैं बौद्ध गुहा मंदिर। ठीक है, बौद्ध गुहा मंदिरों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आती हैं अजंता एवं बाग की गुफाएं, ये बौद्ध गुहा मंदिरों की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, इसमें से अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें से गुफा संख्या 16, 17, 19, 16, 17, 19 ये जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल में निर्मित की गई थी। ठीक है, और इनकी खोज किसने की थी, अजंता की खोज किसने की थी, जेम्स अलेक्जेंडर ने 1819 में अजंता की खोज की थी। यहाँ प्रमुख बात गुप्त काल से संबंधित ये है कि बौद्ध गुहा मंदिरों की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अजंता एवं बाग की गुफाएँ आती हैं। जबकि अजंता की जो गुफाएँ हैं उनमें से गुफा संख्या 16, 17, 19 ये गुप्त काल में निर्मित हैं। ब्राह्मण गुहा मंदिरों की बात करें तो ब्राह्मण गुहा मंदिरों में आता है उदयगिरी का मंदिर। उदयगिरी का जो मंदिर था ये वीरसेन के द्वारा निर्मित किया गया था और वीरसेन कौन था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का सेनापति था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन के द्वारा उदयगिरी का मंदिर निर्मित किया गया था और ये ब्राह्मण गुहा मंदिरों की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में बात करते हैं। इस काल की जो मूर्तियां थी इनका जो प्रभामंडल था, इनका जो मूर्तियों का जो चेहरा होता था, उनके पीछे का जो दृश्य होता था वो काफ़ी सुसज्जित और चमकीला होता था। कुषाण कालीन मूर्तियों की तरह गुप्तकाल की मूर्तियों में नग्नता का प्रदर्शन नहीं किया गया है।
ठीक है। और कुछ गुप्तकालीन प्रमुख मूर्तियों के बारे में बात करें तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि खड़े बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है, खड़े बुद्ध की मूर्ति कहाँ पर पाई गई है और यह किस काल से संबंधित है। तो खड़े बुद्ध की मूर्ति मथुरा में अवस्थित है और इसके साथ साथ यह गुप्त काल से संबंधित है। बैठे बुद्ध की मूर्ति सारनाथ में मिली है और गोवर्धन पर्वत सहित कृष्ण की मूर्ति, यानी कृष्ण की एक ऐसी मूर्ति जो कि अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं, यह काशी से प्राप्त हुई है। ये गुप्तकालीन मूर्तियों के प्रमुख उदाहरण हैं। इस युग की जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उनमें बुद्ध के बालों को घुंघराला दिखाया गया है। इसके साथ साथ प्राचीन काल में जो बुद्ध की मूर्तियां मिलती थीं उसमें बुद्ध की मूर्ति सिर्फ एक ही मुद्रा में दिखाई गई है, लेकिन गुप्त काल में जो बुद्ध की मूर्तियां देखने मिलती हैं उनके बाल घुंघराले हैं। इसके साथ साथ उनकी जो मुद्राएं हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियाँ गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी के बारे में बात करते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। प्रारंभ में इसमें 29 गुफाओं में चित्र थे। अजंता की 29 गुफाओं में चित्र थे, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में केवल 7 गुफाओं के चित्र ही शेष बचे हैं। ठीक है। पहले 29 गुफाओं के चित्र थे, वर्तमान में 7 गुफाओं में ही चित्र बचे हैं। गुफा संख्या 9 एवं 10, गुफा संख्या 9 एवं 10 जो है ये सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है और इसका संबंध वाकाटक काल से है। गुफा संख्या 9 एवं 10, अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 का संबंध वाकाटक काल से है और यही दोनों गुफाएं 9 और 10 गुफाएं ये जो है सर्वाधिक पुरानी अजंता की गुफाओं में आती हैं। इसके अलावा गुफा संख्या 1 और 2 ये पुलकेशिन द्वितीय के समय की हैं। अजंता की गुफाओं में जिन 2 चित्रों से संबंधित प्रश्न लगातार पूछा जाता है वो ये है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में देखने को मिलता है। मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की गुफा संख्या 16 में है। 17वीं गुफा में जो चित्र जिस चित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि माता एवं शिशु का चित्र अजंता की किस गुफा में देखने को मिलता है, तो वो है अजंता की गुफा नंबर 17 में। ठीक है। अजंता की चित्रकला के बाद थोड़ा सा बाघ गुफाओं की चित्रकला के बारे में बात करते हैं। बाघ जो है ये स्थान है, बाघ जो स्थान है ग्वालियर के पास धार जिले में, ग्वालियर के पास धार जिले में पड़ता है। ठीक है। वहाँ पर जो है बाघ की गुफाएं हैं। इनकी खोज की थी डेंजर फील्ड नामक इतिहासकार ने 1818 में। इनकी संख्या 9 है। बाघ गुफाओं की संख्या है 9 और सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र बाघ गुफाओं का जो माना जाता है वो है संगीत एवं नृत्य का एक दृश्य। संगीत एवं नृत्य का एक दृश्य का जो चित्र है वो बाघ गुफाओं का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन साहित्य के बारे में बात करते हैं। गुप्तकाल जो है कवियों का एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे कवि और नाटककार इस काल में हमें देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे जो है प्रमुख कवि यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं वो हैं कालिदास। ठीक है। और कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। तो इनके कुछ ग्रंथों पर नज़र डालते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है और ये इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत एवं शकुंतला के मिलन का वर्णन किया गया है और इसका जो कथानक है, इसकी जो कहानी है वो महाभारत काल से ली गई है। प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास के द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा 1789 में किया गया था। दूसरा नाटक है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। ठीक है। मालविकाग्निमित्रम, इसमें मालविका और अग्निमित्र, ठीक है, मालविका और अग्निमित्र के बीच की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन है। ये कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है। अगला है नाटक विक्रमोर्वशीय। ठीक है। ये भी कालिदास के द्वारा रचित है। एक और महाकाव्य है रघुवंश, इसमें राम के पूर्वजों का वर्णन किया गया है, कालिदास के द्वारा रचित है। कुमार संभव ग्रंथ भी जो है कालिदास के द्वारा रचित है। रघुवंश और कुमार संभव दोनों महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं। फिर 2 खंड काव्य और हैं जिनका नाम है मेघदूत और ऋतु संहार, ये भी कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कालिदास के द्वारा रचित रचनाओं में से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। एक रचना है मृक्षकटिकम। ठीक है। ये नाटक है, ये शूद्रक के द्वारा रचित है और मृक्षकटिकम के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें गुप्त काल में जितने भी समाज थे, जितने भी समाज के वर्ग थे, उन सभी वर्गों का वर्णन इस मृक्षकटिकम नामक नाटक में देखने को मिलता है। वैसे गुप्त काल में जो नाटक हुआ करते थे उनका अंत जो होता था वो सुख
भरा अंत होता था, या हम उनको कह सकते हैं कि सुखांत अंत वाले नाटकों का जो है निर्माण हुआ था, रचना हुई थी गुप्त काल में। लेकिन मृक्षकटिकम एकमात्र ऐसा नाटक है जिसका अंत जो है वो दुखांत है। मतलब गुप्त काल का एकमात्र ऐसा नाटक है जिसका अंत दुख भरा है, यानी कि दुखांत नाटक है मृक्षकटिकम। अन्य रचनाओं में पंचतंत्र, ये भी गुप्त काल में इसकी रचना हुई थी, विष्णु शर्मा ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। देवी चंद्रगुप्तम, इसकी रचना भी विशाखदत्त ने ही की थी। गुप्त काल के कुछ महान व्यक्तित्व विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रह्मगुप्त, ये गुप्त काल में जो है एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता इनको कह सकते हैं। ब्रह्म सिद्धांत की इन्होंने रचना की थी, और इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, उसके बारे में इन्होंने आज से हजारों सालों वर्षों पहले इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने ही बता दिया था कि पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की ग्रेविटी के बारे में बताया था। बराह मेहर थे, ये प्रसिद्ध ज्योतिषी थे गुप्त काल के। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता नामक ग्रंथों की रचना की थी। आर्यभट्ट के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट की एक रचना है आर्यभट्टियम, ठीक है। आर्यभट्ट आधुनिक काल में भी, आधुनिक काल की दृष्टि से देखें तो आर्यभट्ट का वर्तमान समय भी गणितीय क्षेत्र में काफ़ी योगदान है। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। इसके साथ साथ पाई की जो वैल्यू आज हम यूज़ करते हैं, ये भी आर्यभट्ट ने आज से हज़ारों वर्षों पहले दे दी थी। इसके साथ साथ एक वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है, सौर वर्ष जो होता है 365 सही 1/4 जो दिन होते हैं, इसकी गणना भी आर्यभट्ट के द्वारा हजारों वर्षों पहले कर दी गई थी। इसके साथ साथ आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, और जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है इसके बारे में भी आर्यभट्ट ने हजारों वर्षों पहले बता दिया था, ठीक है। तो ये जो है प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं गुप्त काल के। अब गुप्त काल के अंत में ही कुछ प्रमुख दर्शनों का संकलन किया गया। उन दर्शनों की संख्या मानी जाती है 6 दर्शनों का संकलन किया गया। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की जो है प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि, और सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। अगला दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे, ठीक है, और गौतम ने ही न्याय दर्शन नामक ग्रंथ भी लिखा है। इसके साथ साथ वैशेषिक दर्शन, इसके प्रणेता महर्षि कणाद माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं जैमिनी। तो इस प्रकार से ये हो गया गुप्तकालीन जितनी भी विशेषताएं थीं, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन साहित्य के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।